नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने लगातार 4 साल पूरे कर लिए हैं। तो वहीं उन्होंने पहली बार 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 2022 में फिर से ये जिम्मेदारी संभाली। राजनीतिक अस्थिरता के कारण उत्तराखंड में पहले कोई भी मुख्यमंत्री लगातार 4 साल तक नहीं टिक पाया था। अब धामी के सामने 5 साल तक लगातार बने रहने की चुनौती है, जो बीजेपी सरकार के लिए एक नया रिकॉर्ड होगा। 2022 में विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी बीजेपी के नेतृत्व में उन पर भरोसा जताया और मार्च 2022 में पुनः मुख्यमंत्री बनाया। सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण जैसे महत्वपूर्ण मामलों में देश भर में सुर्खियां बटोरी और उत्तराखंड में बीजेपी के सबसे विश्वसनीय नेता साबित हुए हैं। सभी प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उनके आशीर्वाद से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार हमको प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी उपलब्धियाँ हमको इन वर्षों में प्राप्त हुई हैं। उत्तराखंड आगे बढ़ा है, हमने अनेक कानून बनाए हैं, अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। विकास के क्षेत्र में भी अनेक योजनाएँ, चाहे वो हमारी लखवाड़ बांध परियोजना से लेकर अगर मैं बात करूँ सौंग परियोजना, जमरानी बांध परियोजना, ऐसी परियोजनाएं जो लंबे समय से रुकी हुई थी और आज नगर विकास मंत्री जी हमारे साथ में हैं, तो मैं उसकी बात जरूर करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा देहरादून का एयरपोर्ट किसी समय में किस अवस्था में होता था और आज एक भारतवर्ष के अच्छे से अच्छे एयरपोर्ट्सों में उसकी गिनती हो रही है। पंतनगर का एयरपोर्ट हमारा जल्दी ही वह भी बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी कि जून माह तक करीब 37 लाख श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। वहीं मानसून को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चारधाम यात्रा पहले चरण में जो यात्रा हमारी होती है जून के माह तक, उसमें लगभग 37 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री श्रद्धालु अभी तक चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं और मौसम को देखकर यात्रा को बीच बीच में रोका भी गया है और भविष्य में मौसम की जो भविष्यवाणी होगी उसके अनुरूप हम यात्रियों को यात्रा के लिए आगे बढ़ाएंगे। उनसे उसी प्रकार से कहेंगे कि भाई यात्रा जब सुरक्षित होगी तो यात्रा आगे चलेगी और अभी मौसम ठीक है तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। तो वहीं उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश और अतिवृष्टि की गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर संपर्क कर राज्य के आपदा संभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से श्री केदारनाथ धाम की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर एक पोस्ट कर केंद्रीय गृह मंत्री को धन्यवाद दिया और लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री जी का इस संवेदनशील, सक्रिय और नेतृत्व के लिए हार्दिक आभार है। साथ ही गृह मंत्री शाह ने आश्वासन भी दिया कि केंद्र सरकार की ओर से आपातकालीन राहत एजेंसियां, एनडीआरएफ और आईटीबीपी को तत्परता से तैनात किया जा रहा है ताकि चारधाम यात्रा किसी भी प्रकार से बाधित ना हो और श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई कठिनाई ना हो। साथ ही उन्होंने राज्य के अन्य संवेदनशील जिलों में भी सतत निगरानी बनाए रखने और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है।
तो वही खबर सामने आ रही है, जब पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान, पंचायत प्रत्याशियों की घोषणा, प्रत्याशियों के शपथ पत्र होंगे सार्वजनिक। तो वही ईसी के निर्देश पर जारी करेंगे शपथ पत्र, सभी 12 जिलों के डीएम को जारी किया पत्र। साथ ही अंतिम सूची में शामिल प्रत्याशियों के शपथ पत्र, घोषणा पत्र को वेबसाइट पर किया जाएगा प्रकाशित। साथ ही आपको बताते चले, पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ा ऐलान, जहां पंचायत प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो कर दी गई है। प्रत्याशियों के शपथ पत्र भी सार्वजनिक किए जाएंगे, ईसी के निर्देश पर जारी करेंगे ये शपथ पत्र। साथ ही सभी 12 जिलों के लिए प्रत्याशी जो है अब घोषित कर दिए गए। पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ा ऐलान। तो वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री शंकर कोरंगा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इन चुनावों में भी बीजेपी की जीत तय है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली को ऐतिहासिक बताया और कहा कि गांव-गांव में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। हमारे अधिकृत प्रत्याशी घोषित हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। पर्यवेक्षक के रूप में सारे कार्यकर्ता उसमें काम करते हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर से लेकर के शक्ति केंद्र और हमारे जिले स्तर के, वार्ड स्तर के, मंडल स्तर के सभी कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर टिकटों की घोषणाएँ होती हैं और वो 100% वही हुआ भी है पूरे प्रदेश के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ये हमारी अभी की तैयारी नहीं होती है, डे 1 से, जिस दिन से हमारे चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे हमारे संसदीय क्षेत्र का चुनाव हो, जिसमें से विधायक बनने के बाद से, सांसद बनने के बाद से, उसी दिन से, जिस दिन से हमारा महापर्व शुरू हो जाता है, उसी दिन से हम सब लोग कार्यकर्ता लोग उसी कार्य प्रणाली के तहत कार्य करते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को उत्तराखंड के नैनीताल जिले में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इस योजना के तहत लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर मुफ्त और स्वच्छ बिजली का लाभ उठा रहे हैं। तो वहीं नैनीताल जिले के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने जानकारी दी कि अब तक विभाग को 10,800 आपको बताते चले 86 आवेदन मिल चुके हैं और इनमें से 6,561 घरों में सोलर पावर प्लांट लग चुके हैं। सरकार की ओर से सोलर पैनल पर सब्सिडी भी दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़ सके। साथ ही आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार भी केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर पूरी गंभीरता से काम करे। अधिकारियों का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि गांव-गांव तक योजना की जानकारी पहुंचे और हर जरूरतमंद परिवार इसका लाभ उठा सके। जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है पूरे देश में, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका हमारे जनपद में बहुत ही अच्छा रुझान देखा जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे विशेष इसकी समीक्षा करते हैं और जो हमारे जनपद का वर्तमान तक स्टेटस है वो ये है कि अब तक हमारे यहाँ 10,886 आवेदन प्राप्त हुए हैं इस योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगाने के लिए। इसके विरुद्ध अब तक 6,561 पावर प्लांट लोगों ने अपने घरों में स्थापित कर लिए हैं और जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो नेशन वाइड पोर्टल है उसके माध्यम से ये आवेदन प्राप्त किए गए हैं और इंस्टॉलेशन और सब्सिडी। तो वहीं उत्तराखंड में 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है। देहरादून की परिवहन अधिकारी अनीता चमोले ने बताया कि हरिद्वार में बड़ी संख्या में कांवड़िए और चारधाम यात्री पहुंचते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, ओवर रेटिंग की शिकायतों से निपटने के लिए टैक्सी चालकों के साथ बैठक कर गाड़ियों पर रेट लिस्ट लगाने के निर्देश भी दिए जाएंगे। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही भी की जाएगी। आगामी कांवड़ यात्रा जो कि 11 जुलाई से शुरू होने वाली है और उसके लिए हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं और इसके लिए चूँकि यात्रा का जो प्रभाव है वो ज़्यादातर रुड़की, हरिद्वार और ऋषिकेश में रहता है। इसके अतिरिक्त जो कोटद्वार क्षेत्र है वो भी प्रभावित होता है और टिहरी से होते हुए कुछ जो भोले हैं, कांवड़ है, वो गंगोत्री तक भी जाते हैं जल लेने के लिए और इसके अतिरिक्त इधर केदारनाथ जी के लिए भी दर्शन के लिए जाते हैं। तो सभी स्तर पर जो हमारे एआरटीओ प्रवर्तन है, एआरटीओ प्रशासन है, उनको हमने ड्यूटीज़ आवंटित कर दी हैं
और चेकिंग तो जितना भी हो पाएगा उतना हम करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त जो प्रचार प्रसार के लिए है कि जो भी भोले के भक्त यहाँ पर आ रहे हैं कांवड़ यात्रा के लिए, वो भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इस तरह के हम बोर्ड्स। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत ने हालिया बयान ने संत समाज में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानगिरी महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए टिकैत को सनातन विरोधी बताया और उन पर सनातन संस्कृति को कमजोर करने का आरोप भी लगाया है। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने बताया कि नरेश टिकैत विदेशी कंपनियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य हमारी सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाना है। नरेश टिकैत हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी काम करने के लिए विदेशी कंपनियों का एजेंट हो गया है। यह वही काम करता है जो विदेशी लोग इसे इशारा करते हैं और मुझे तो निश्चित ये भरोसा है कि विदेशी लोगों से बड़ा मोटा धन प्राप्त करके ऐसी गतिविधियां करता है। इसीलिए इसको डीजे पर और कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध की ये बात कर रहा है। इसको मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो मस्जिदों में माइक बजते हैं उन पर प्रतिबंध की बात क्यों नहीं करता? ये केवल हिंदुओं को ही क्यों सबक सिखाना चाहता है? और बकरे काटे जाते हैं, खून सड़कों पे बहता है, तब ये क्यों नहीं बात करता? इसका मतलब है इस्लाम के जिहादियों से ये आदमी मिला हुआ है और इसकी बात हिंदुस्तान के लोगों को सुननी नहीं चाहिए और जल्दी हो सके तो वही मॉनसून के अलर्ट को देखते हुए नैनीताल के जिला अधिकारी एक्शन मोड में। डीएम धीराज गैब्रियल ने हल्द्वानी में देवखड़ी नाला, चुपौलिया नहर और रक्सिया नाला, गौला नदी किनारे और कई अन्य स्थानों पर हो रहे सुरक्षा और निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सेफ्टी मानकों की अनदेखी पर सिंचाई विभाग को कड़ी फटकार भी लगाई गई और समयबद्ध सुधार के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं डीएम ने साफ कहा कि मानसून में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत सारे जो आपदा के अंतर्गत हम लोग काम करा रहे हैं। पिछले मानसून में जिन स्थानों पर डैमेज हुए थे उसके बाद उसमें विभिन्न विभागों को अलग अलग लोकेशन पर प्रोटेक्शन वर्क की या मिटिगेशन वर्क के जो धनराशि जनपद से या राज्य सरकार से मिली है, उसमें जो भी काम चल रहे हैं धरातल पर उनको हमने देखा। तो पहले देवखड़ी नाले में वन विभाग को हमने कुछ धनराशि दी थी। जो ऊपर से 3 नाले आते हैं उनमें बड़े फ्लो से पानी आता है, तो वहाँ पर चेक डैम वगैरह लगाने के लिए कुछ डिज़ाइन करवाए गए थे। उसमें 13 चेक डैम लगने हैं, जिनमें से 8 पूरे हो गए हैं, बाकी में अभी काम चल रहा है। उसको भी हमने देखा और वहाँ यूयूएसडीए की तरफ से कुछ सुरक्षात्मक दीवारों का काम भी कराया जा रहा है, उसको भी निरीक्षण किया है। उसको अगले 10 डेज़ के अंदर अंदर फिनिश करने के लिए विभाग को कहा है। साथ में नाले में जो मलबा भरा है जिसको बहकर पिछली बार। तो वहीं रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां केदारनाथ धाम की यात्रा जो भारी बारिश और मलबा आने के कारण अस्थायी रूप से रोकी गई थी, अब दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो गई है। बीते दिन छोड़ी गंधेरे क्षेत्र में पैदल मार्ग बाधित हो गया था, लेकिन लोक निर्माण विभाग और प्रशासन की तत्परता से रास्ता बहाल कर दिया गया है। सुबह सोनप्रयाग शटल पार्किंग क्षेत्र में गिरे बोल्डर और मलबे की सफाई के बाद मार्ग को खोल दिया गया और यात्रा फिर से शुरू कर दी गई। तो वहीं गौरीकुंड में 1 किलोमीटर आगे प्रभावित क्षेत्र में यात्रियों को सुरक्षा बलों की निगरानी में सुरक्षित पार कराया जा रहा है। जिला पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और मार्ग पर यात्रियों को सहायता प्रदान कर रही हैं। फिलहाल श्रद्धालु सोनप्रयाग के शटल सेवा के माध्यम से और आपको बताते चले मुनकटिया सप्लाइंग जोन से पैदल यात्रा करें। साथ ही प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम और मार्ग की स्थिति पर आधिकारिक अपडेट के अनुसार ही यात्रा करें। तो वहीं ऋषिकेश के आरपीएस स्कूल के पास स्थित शगुन वेडिंग पॉइंट में शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वेडिंग पॉइंट के खड़े 2 लोडर और एक पिकअप
कार को साथ ही आपको बताते चले, उसके साथ ही एक बाइक समेत टेंट का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहीं गनीमत रही कि आग आसपास की इमारतों तक नहीं फैली। फायर विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वही राजधानी के राजपुर रोड स्थित एक बहुमंजिला बिल्डिंग में गुरुवार को आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग में यूटेंसिल स्टोर के साथ ही एक मीडिया चैनल का दफ्तर भी है। आग इमारत के 5वीं मंजिल पर लगी, जिसमें अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्राथमिक जांच में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगते ही बिल्डिंग में मौजूद लोग बाहर निकलने लगे। साथ ही पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। तो वहीं गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो वहीं पंचायती चुनावों के मद्देनजर अवैध शराब तस्करी पर रोक के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना रायवाला पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। वहीं खांडगांव पुलिया के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार पुलिस को देखने को मिली। साथ ही पीछा करने पर चालक कार की मोतीचूर फ्लाईओवर के नीचे छोड़कर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने कार जब्त कर थाना रायवाला के आबकारी अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर ली है। साथ ही फरार अभियुक्त की तलाश की जा रही है। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ड्रग फ्री देवभूमि 2025 की परिकल्पना को साकार करने के लिए देहरादून पुलिस लगातार कार्यवाही के साथ साथ जागरूकता अभियान भी चला रही है। इसी क्रम में आज पुलिस लाइन देहरादून में SSP देहरादून और SSP STF और की मौजूदगी में शिक्षण संस्थानों, हॉस्टल और PG प्रतिनिधियों के साथ अहम गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्थानों को ड्रग फ्री कैंप का अवधारणा को साकार करने के लिए कई निर्देश भी दिए गए। साथ ही नशा रोकथाम के लिए साझा जिम्मेदारी भी तय की गई है। सावन में आस्था का सैलाब में जब पूरा उत्तर भारत कावड़ के रंग में रंग जाता है, तब सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड पर आ टिकती है। हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा घाट ये सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं बल्कि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की जमीन पर अब टेस्टिंग ग्राउंड बन चुके हैं। इस बार कावड़ यात्रा को लेकर राज्य खासा तैयारियों में जुटा है, जहां इस बार निगरानी नवनेत्र से होगी। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सावन की शुरुआत होती ही भारत के दिल में आस्था की एक विराट धड़कन सुनाई देने लगती है। वो धड़कन जो करोड़ों कदमों की गूंज में बदल जाती है। और हर साल जुलाई के महीने में वही आस्था का सैलाब उतरता है उत्तर भारत की सड़कों पर। 2 से 3 करोड़ कावड़िए सिर पर गंगा जल लिए भाव भरे मन से शरीर को तपाते कदमों के साथ हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगोत्री की ओर प्रस्थान करते हैं। ये कोई साधारण यात्रा नहीं बल्कि आस्था, उत्साह और अनुशासन की जटिल संगम यात्रा है। मगर इस बार 2025 की कावड़ यात्रा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि तकनीक और सुरक्षा की नई कसौटी पर खड़ी है। हरिद्वार में इस बार सिर्फ कावड़िए नहीं दिखेंगे, हवा में निगरानी करता नवनेत्र भी रहेगा। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अत्याधुनिक ड्रोन सिस्टम। ये ड्रोन अब घाटों, पुलों, जाम ग्रस्त सड़कों और भीड़ वाले क्षेत्रों की आंख बन चुका है। लाइव वीडियो फीड सीधे राज्य और जिला आपातकालीन परिचालन केंद्रों तक पहुंचेगी, जहां हर फ्रेम को सुरक्षा विशेषज्ञ गहनता से स्कैन करेंगे। ये पहली बार है जब कावड़ यात्रा जैसे जनसैलाब में
निगरानी का एक ऐसा तकनीकी तंत्र तैनात किया गया है जो न केवल भगदड़ जैसी त्रासदियों को रोकने में मदद करेगा, बल्कि किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधि पर सटीक निगाह बनाए रखेगा। इस विशाल आस्था आंदोलन की सुरक्षा सिर्फ राज्य पुलिस तक सीमित नहीं, उत्तराखंड पुलिस के साथ उत्तर प्रदेश की फोर्स, पैरामिलिट्री बटालियन, होमगार्ड, जल पुलिस और आपदा मित्र मिलकर एक बहुस्तरीय सुरक्षा कवच तैयार कर रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें हरिद्वार में पहले से तैनात रहेंगी, जबकि एसडीआरएफ और आपदा मित्र गंगा घाटों पर पल पल निगरानी रखेंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश से आने वाले लाखों यात्रियों की हर सांस का ख्याल रखने के लिए हर मोर्चे पर तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा अब आस्था के साथ साथ प्रबंधन की परीक्षा भी बन चुका है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकाल में हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जहां इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम यानी IRS की अधिसूचना जारी की गई। IRS दरअसल एक ऐसी प्रणाली है जो किसी भी आकस्मिक स्थिति में सबसे प्रभावी और तेज रिस्पांस देती है। कांवड़ यात्रा जैसी विशाल जन घटना में जहां पल भर में स्थिति बदल सकती है, वहां IRS के सिद्धांत अब प्लानिंग के केंद्र में रखे जा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि हर जिले की योजना इसी प्रणाली के अंतर्गत तैयार की जाए, ताकि यात्रा में किसी आपदा की स्थिति में त्वरित, समन्वित और व्यवहारिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। हरिद्वार के गंगा घाटों पर सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। जल पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है, गोताखोरों की टीमों को तैनात किया जा रहा है और संवेदनशील घाटों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कांगड़ा घाट समेत कई प्रमुख घाटों पर सुरक्षा बलों के साथ 60 से अधिक प्रशिक्षित आपदा मित्र भी तैनात होंगे, जो न सिर्फ दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता करेंगे, बल्कि लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की जानकारी भी देंगे। ये व्यवस्था न सिर्फ पेशेवर है, बल्कि भावनात्मक भी, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, श्रद्धालुओं की आस्था की गरिमा बनाए रखने का भी है। हर साल सावन आते ही देश की सबसे बड़ी और सबसे अनुशासित धार्मिक यात्रा को लेकर उत्साह अपने चरम पर आ जाता है, और वो है एक ऐसी यात्रा जिसमें ना धर्म रुकता है, ना भावना थमती है और ना ही कदम ठहरते हैं। लाखों नहीं करोड़ों कांवड़िए उम्र, जाति, भाषा और भूगोल की सीमाओं को पार करते हुए उत्तर की ओर बढ़ते हैं, और उनका लक्ष्य होता है सिर्फ एक पवित्र गंगा जल लेकर अपने शिवालयों तक पहुंचना। लेकिन जहां श्रद्धा हो वहां भीड़ होती है, और जहां भीड़ होती है वहां चुनौती भी होती है। चुनौती सुरक्षा की, व्यवस्था की और आपदा की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की। 2025 की कांवड़ यात्रा सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि इसमें करोड़ों श्रद्धालु हिस्सा लेंगे, बल्कि इसलिए भी है कि यात्रा तकनीक और प्रबंधन के सबसे आधुनिक मॉडल पर चलने जा रही है। ये यात्रा न सिर्फ आस्था का प्रदर्शन है, ये अब एक आधुनिक भारत का परीक्षण भी है, जो परंपरा को भविष्य के उपकरणों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या इस साल की कांवड़ यात्रा नई मिसाल बनेगी? जवाब हर कदम के साथ लिखा जा रहा है। हरिद्वार की गलियों में, गंगा के घाटों पर और उन कंधों पर जो गंगा जल का भार नहीं, आस्था का भरोसा उठाए हुए हैं। हरिद्वार की हवाओं में जब बोल बम की गूंज गूंजती है, तब ये साफ हो जाता है कि कांवड़ यात्रा कोई साधारण तीर्थ नहीं, बल्कि जनमानस का एक सजीव प्रयोग है, जहां श्रद्धा, अनुशासन और समर्पण एक रेखा में चलते हैं। इस साल जब 11 जुलाई से यात्रा शुरू होगी, तब नजारे भी खास होंगे और इंतजाम भी। सावन की यात्रा इस बार तकनीक, सुरक्षा और व्यवस्थाओं की कसौटी पर कहीं ज्यादा तैयार है, मगर याद रखिए, हर व्यवस्था उतनी ही मजबूत होती है जितनी श्रद्धा उसमें भाग लेने वालों की होती है। सावन की इस यात्रा में अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो वो है अनुशासन। लाखों लोगों की ये आस्था एक संरचना बनाती है, और इस संरचना को संभालना अब प्रशासन और समाज दोनों की साझी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब गंगा के जल को लेकर कोई चलता है तो सिर्फ पानी नहीं, पूरा विश्वास उठाए चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।